Hello students, today we will discuss applications of Ampere circuital law. Student Ampere circuital law की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड बड़े ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड. सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं and using Ampere circuital law. So first of all, what is a solenoid? Student, solenoid क्या है? Solenoid just एक वायर है जो हम किसी इंसुलेटिंग प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के ऊपर अगर उसे टाइटली वाउंड कर दे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसे आप बोलते हो सोलेनॉइड. यू कैन डिफाइन अ सोलेनॉइड अ वायर closely wound in the form of helix, and you can write a solenoid consists of an insulated long wire, closely wound in the form of a helix, Student, helix means in the form of spring की फॉर्म में उसे हमने वाउंड किया हुआ है. Its length is very large as compared to its diameter. Student, जो आप स्प्रिंग बनाने वाले हैं, हेलिक्स बनाने वाले हैं वायर की हेल्प से, उसकी लेंथ उसके डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. क्यों? स्टूडेंट, अगर जो आप हेलिक्स बनाने वाले हैं, वायर्स को वाउंड करने वाले हैं, अगर उसकी लेंथ कम रहेगी, दैट इज़ आप जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर से वाउंड करने वाले हैं, अगर वो कम रहेगी तो वो एक कॉइल बन जाएगी. जैसे यहाँ पे अब मैं एक सोलेनॉइड बना के दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से वायर को मैं इसके ऊपर वाउंड करूँगा. सो स्टूडेंट, मेरे पास सपोज एक वायर है, मैं इस तरह से इसे आप कार्डबोर्ड सिलेंडर कह सकते हो, आप प्लास्टिक सिलेंडर कह सकते हो, मैं इसके ऊपर इसे वाउंड करने वाला हूँ इस तरह से. तो मैं इस तरह से कुछ टर्न्स इसके ऊपर बना रहा हूँ, इस तरह से मैं इस वायर को वाउंड करने वाला हूँ इसके चारों तरफ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. इसे मैं हेलिक्स बोल रहा हूँ, इसे मैं स्पाइरल फॉर्म भी बोल सकता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. मैं इस तरह से वाउंड कर रहा हूँ. ओके, दिस इज द सोलेनॉइड. ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है. दिस में ये सारी टर्न्स हमने इसके ऊपर वाउंड कर ली है. नाउ आई इसमें से करंट पास हो रहा है, सभी टर्न में से पास होते हुए वो इस तरह से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा. स्टूडेंट, एक्चुअल में ये जो सोलेनॉइड है, ये छोटे छोटे रिंग्स हैं जिनको हमने कोलेक्ट करके एक सोलेनॉइड बना दिया है. जैसे मैं बात करूं, मैंने टर्न कैसे दी, इस तरह से वायर को लपेटा हुआ है. आप ये डॉटेड लाइन देखेंगे, डॉटेड लाइन का मतलब है इसके पीछे से इसको लाया गया है, इस तरह से वाउंड किया गया है. आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज मैंने वाउंड किया है, और आपको पता है जब क्लॉकवाइज वाउंड करूंगा तो करंट भी क्लॉकवाइज होगा. तो ये कौन सा पोल बनेगा? जहां से करंट आपको क्लॉकवाइज, जिस फेस से आपको करंट क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आएगा, वो कौन सा पोल? आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है. तो ये कौन सा पोल बना? स्टूडेंट, आपको याद होगा क्लॉक रूल, और क्लॉक रूल में हमने पढ़ा जहाँ पे क्लॉकवाइज होता है वहाँ साउथ पोल बनेगा, तो दूसरी साइड क्या बनेगा? वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा. तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड दिस सोलेनॉइड. बट अगर मैं ये वायर्स के को छोटे छोटे पोर्शन में कट करके देखूँ, स्टूडेंट, अगर देखो मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से वायर में से करंट ऐसे बाहर की तरफ घूमता हुआ जाएगा इसके पीछे से. स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ ये मैंने इस वायर का छोटा सा हिस्सा कट किया है, तो अगर करंट बाहर आए तो इसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, और मैं सबको कंबाइन करूँ तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा इस तरह से. तो इस तरह से नीचे की तरफ भी होगा, ऊपर की तरफ भी होगा. स्टूडेंट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डेट इज आप मैग्नेटिक लाइंस अगर ड्रॉ करोगे सोलेनॉइड के लिए, वो ठीक वैसे ही होगी जैसे आप बार मैग्नेट के लिए स्टडी करते हो. मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ. मैं इस तरह से पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ लूप को. इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, जो सारी की सारी वायर्स को क्लोज कर रहा है अपने अंदर इस तरह से.
तो ये डायरेक्शन रहेगी, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड। और यू कैन रिजेंबल इट एज द बार मैग्नेट। आप बार मैग्नेट की तरह इसकी मैग्नेटिक लाइंस दिखा सकते हो और दिखा रहे हो इस तरह से। हम और लाइंस भी दिखा सकते हैं। मैं कुछ एक और लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस है बिल्कुल स्ट्रेट है, इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और बाहर देखोगे इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये याद रखना। ओके, दिस वन। और टॉपिक में जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सोलेनॉइड के सेंटर पर, दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है। तो अब ये मेरे पास एक सोलेनॉइड हो गया, इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या क्या कंसीडर किया है? सबसे पहले मैंने करंट को कंसीडर किया है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस करंट की वजह से। तो लेट आई कंसीडर कर लेते हैं, लेट आई, यह है करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। ये करंट है जो सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड, करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड, फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट देखो, मैंने कुछ टर्न्स इसके ऊपर बनाई हैं। मैं टोटल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ सोलेनॉइड की, मैं बात करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में। चाहे लेंथ जो मर्जी हो सोलेनॉइड की, वो बाद में हम समझेंगे। लेट स्मॉल एन, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में ही कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट, आपने कैलकुलेशन की करना है तो आपको यूज कौन सा मेथड करना है? आपको यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, इसमें आप पढ़ते थे B.dl इंटीग्रेशन, B.dl इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। स्टूडेंट, इसमें जो ये करंट है उसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे क्लोज कर रहा था। तो आपको कुछ ऐसा पाथ कंसीडर करना है, क्लोज्ड पाथ, जो करंट को क्लोज करे। देखो यहाँ की बात करें, यहाँ सभी वायर्स में करंट बाहर आ रहा होगा, बाहर, जैसे मैंने एलिमेंट से माना है बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा पाथ कंसीडर करना है जो इन सभी वायर्स के करंट को क्लोज कर ले। तो मैं किसी भी लेंथ के लिए इसे सोल्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के लिए मानी है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं इन सभी के सभी कंडक्टर के करंट को क्लोज करने वाला हूँ, तो मैं एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लेता हूँ। मैं रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर कर रहा हूँ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, मेरे पास एक क्लोज पाथ है, दिस वन। तो एक मैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना रहा हूँ। देखो ये कुछ टर्न्स को अपने अंदर क्लोज कर रहा है। मैं इतनी ही टर्न्स का कैलकुलेशन करूँगा और बाद में टोटल के लिए भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो P, Q, R और S, ये मेरा एक क्लोज पाथ है। देखो कुछ टर्न्स को इसने अपने अंदर क्लोज कर लिया है, मतलब इसने करंट को अपने अंदर क्लोज कर लिया है। और इसकी लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ कैपिटल L। कैपिटल L लेंथ के लिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं पूरी लेंथ के लिए सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटल L लेंथ के लिए सोल्यूशन कर रहा हूँ। और आंसर में अभी कैपिटल L आना नहीं है, क्योंकि हमें पर यूनिट लेंथ की टर्म में नंबर्स कंसीडर किए हैं। सो कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ PQRS, कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ PQRS विद लेंथ L। अभी L लेंथ के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, L लेंथ। तो कौन सा मेथड यूज करना है? हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। सो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, नाउ बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, आप क्लोज लूप को एम्पियरन लूप भी बोल सकते हो, क्योंकि एम्पियर ने बनाया है, एम्पियरन। तो ये हमारे पास आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, हम अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। आपने ये जो B.dl इंटीग्रेशन लिखा है, ये किसके लिए है, कौन सा पाथ है? ये PQRSP, क्लोज कर देते हैं, दैट इज द क्लोज पाथ।
सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। नाउ यू कैन राइट। आप क्या करोगे, क्योंकि आपने अपने क्लोज पाथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने शो किया है, तो आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पी क्यू आर एस पी, ये जो कंप्लीट आपका क्लोज पाथ है, इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, जैसे पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, इसके लिए सॉल्यूशन करना है आपको, तो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन। कौन कौन सा पाथ, 4 पार्ट्स, पी क्यू क्यू आर एस एस पी। सो स्टूडेंट अब आपको सेपरेट इन चारों को सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन पी क्यू के लिए, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बाद में वैल्यू पुट करोगे आप, तो पी क्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो आप। स्टूडेंट देखो पी क्यू में सबसे पहले मुझे डी एल लेंथ कंसीडर करनी है, तो मैं यहाँ पर एक डी एल लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ। दिस इज द डी एल लेंथ, टोटल एल में से डी एल लेंथ कट किया, ये डायरेक्शन है इसकी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये भी इसी के ऊपर है। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, दोनों में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आप इसे ओपन करो, तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, बी डी एल कोस थीटा, वो कितना आएगा 0 डिग्री, क्योंकि अभी आपने कहा बी और डी एल पैरेलल है। बी डी एल और क्योंकि ये 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, तो b इंटीग्रेशन डी एल। स्टूडेंट b की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे। dl किस में से कट किया आपने, l लेंथ में से, p क्यू की वैल्यू l है, तो आपका टोटल आंसर आया b इंटू एल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने सॉल्यूशन कर लिया फर्स्ट पार्ट। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नंबर 2। स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्यू आर और इसी का सॉल्यूशन SP से भी मिलेगा, तो इन दोनों के इकट्ठे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। अगर मैं लेंथ यहाँ कंसीडर करूँ DL, तो इसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL। और मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ग्रीन जो पेन है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है और रेड जो है वो DL की, दोनों आपस में कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 90। इसी तरह यहाँ भी देखो ये DL है, तो DL और B में क्या कितने डिग्री का एंगल है, दोनों में एंगल है अगेन 90 डिग्री का। तो आप इन दोनों को इकट्ठा सोल्व कर सकते हो। तो हम सोल्व करने वाले हैं b डॉट डी एल इंटीग्रेशन, b डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्यू आर के लिए, जो कि इक्वल होगा b डॉट डी एल इंटीग्रेशन एस पी के लिए। सो स्टूडेंट दोनों में एंगल आपने बोला 90 डिग्री, इसे ओपन करें, बी डी एल कोस 90, यू नो कोस 90 0, जब कोस 90 0 है तो सब कुछ क्या हो गया 0, तो दोनों का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सो स्टूडेंट ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को देखो स्टूडेंट आपने कहाँ कंसीडर किया है, आपने सोलेनॉइड के बाहर कंसीडर किया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। यहाँ पर कैलकुलेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, डेट इज मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो स्टूडेंट हम इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि उस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। और हम कह सकते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0 आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, आप सारी की सारी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का क्या टोटल सॉल्यूशन निकाला है। ओके, अब इन सभी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, चारों की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास BL 0 और बाकी सभी भी है 0। सो नाउ यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड b dot dl integration
PQRSP और इसकी वैल्यू आ गई BL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज BL। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब आपको करना राइट हैंड साइड में। स्टूडेंट राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमें पता है आपने नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर की है। एज वी नो स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने कंसीडर किया है। तो ये कंसेप्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? स्टूडेंट आपने सिर्फ सोलेनॉइड को पढ़ा, तो सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम निकाल सकते हैं उस लेंथ के लिए, जितनी लेंथ के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ कैपिटल L। तो कैसे निकालोगे? एक यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल n है तो L में कितना होगा? n इंटू L। ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्टूडेंट अब पहले हमने कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जो हम सोलेनॉइड बना रहे हैं वो कुछ टर्न्स को मिलाकर बना रहे हैं। एक टर्न एक लूप है, उसमें से I करंट जा रहा है, तो नेक्स्ट में से भी I जाएगा, फिर I जाएगा, तो सब में से I करंट जा रहे हैं। जितनी आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही आपके पास करंट होगा। तो अगर एक टर्न में से I करंट जाएगा तो टोटल NL टर्न में से कितना जाएगा? वो जाएगा N इंटू L इंटू I। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंसीडर करना है सोलेनॉइड को कि आपने छोटे छोटे रिंग्स को मिलाकर सोलेनॉइड बनाया है। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, वो नंबर ऑफ टर्न्स है जिनको n टाइम्स आपने जोड़ दिया, सपोज करो। तो टोटल करंट क्या बनेगा? टोटल करंट क्या होगा? अगर एक टर्न में से I जा रहा है तो टोटल टर्न्स कितनी है आपके पास? N इंटू L। तो बनेगा N इंटू L इंटू I। दिस इज द टोटल करंट। सो स्टूडेंट आप इन्हें इक्वेशंस में कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपने जितनी भी टर्म्स आपने बनाई, जैसे इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हो और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बना सकते हो, और यहाँ से वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? जैसे B डॉट DL इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो वैल्यू पुट करेंगे B इंटू L विच इज़ म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, म्यू नॉट, और टोटल करंट की वैल्यू कितनी आई? N इंटू L इंटू I, N L इंटू I। स्टूडेंट L से L कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मैंने बोला था कि क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के टर्म में ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, which is mu naught N into I. This is the total magnetic field at the center of the solenoid. तो ये हमारा कंसेप्ट है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। बट स्टूडेंट अगर आपको लेंथ दे दी जाए सोलेनॉइड की तो उसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ़ कैपिटल L इज़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, अगर पूरे सोलेनॉइड की ही लेंथ में कैपिटल L कंसीडर कर लूँ तो जो स्मॉल n है वो क्या है? यह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो टोटल टर्न्स को आप किससे नोट करोगे? कैपिटल N से, बाय L। तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N लिख दिया जाए तो हमारा सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में भी आ जाएगा, कैपिटल N I डिवाइडेड बाय L। दिस इज द कंसेप्ट। बट स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में हो गया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर टूडेज कंसेप्ट। अब पढ़ने जा रहे हैं कुछ सुपर्ब की पॉइंट्स, एसके पॉइंट्स में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगर सोलेनॉइड के एंड की बात करें, ये जो आपने आंसर निकाला सेंटर पे, अगर मैं एंड की बात करूँ तो एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? सो स्टूडेंट एट अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड, एट अ पॉइंट near the end of a solenoid, near the end of a solenoid, the magnetic field is found to be half, as at center the magnetic field is found to be वो आधा हो जाता है जितना वो सेंटर पे था। वो सेंटर पे कितना था? म्यू नॉट N I, और उसका हाफ कर देंगे डिवाइड बाय 2।
ओके स्टूडेंट, क्योंकि सेंटर पे जितनी भी लाइंस है एंड पे आते हैं वो आधे आधे पोर्शन में बट जाती है, तो वो हाफ हो जाता है, आप ये कंसीडर कर सकते हो। नाउ अगर मैं पैटर्न की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं, वो किससे मेल खा रही हैं? वो मेल खा रही है परमानेंट बार मैग्नेट से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड भी आप बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड is same as is due to a permanent bar magnet, a permanent bar magnet, permanent bar magnet। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर टूडेज कंसेप्ट। आपने की पॉइंट्स पढ़े, तो आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड due to the current carrying solenoid, this is the concept। Okay student, thank you very much।